फाइनेंशियल ईयर 2020-21 बस समाप्त होने को आया है। अक्टूबर की सैलरी मिल गई है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी बचा हुआ है। इन 4 महीने में हमें कितने टैक्स कटवाना होगा, इसकी प्लानिंग कैसे करनी है, इसके लिए इनकम टैक्स कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, जो कि बड़ा कठिन लगता है पर वास्तव में है कठिन नहीं। एक ही मिनट में कुछ बातें यहां फिल करके हम इसको कर सकते हैं। इसके लिए एक्सेल की फाइल बनाई हुई है जिसमें किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक नाम लिख लिया है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ बेसिक पे इन मार्च, तो मार्च का बेसिक पे का मतलब हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में से किसी भी महीने का, क्योंकि सभी जगह एक जैसा ही होगा। जो 61,300 रुपए मान लीजिए मेरा बेसिक पे है। जैसे ही मैं बेसिक पे डालता हूँ बहुत सारे कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। कुछ चीजें और भरनी है, क्या क्या भरनी है, जो भी येलो बैकग्राउंड है वही मोस्टली फिल करने हैं। मान लीजिए कि जनवरी में लगता है इंक्रीमेंट, तो यहाँ जनवरी फिल कर देना है, जुलाई में लगता है तो जुलाई। 7th पे कमीशन में ये कंसेप्ट आया कि साल में या तो जनवरी में लगेगा या जुलाई में लगेगा। आगे क्या, HRA के ऊपर जो येलो सेल है, इसमें इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे 0, 8, 16, 24 आते हैं। मतलब ये HRA या तो सरकारी निवास में रहते हैं तो 0 होगा, या 8% किसी शहर में 8% मिलता है, कहीं 16% मिलता है, कहीं 24, उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसी हिसाब से सेलेक्ट करना है जो भी एलिजिबिलिटी बनती है। अगर 2004 के बाद एम्प्लॉय नौकरी मिली है तो NPS के अंतर्गत आते होंगे, तो यहाँ पे यस कर लेना है। इतना करते से ही ये सारा कैलकुलेशन आके यहाँ पर आ गया है। टैक्स बना है 83,316 रुपीज। पर ये कंडीशन है जब हमने किसी तरह का कोई एग्जेम्पशन लेने की बात नहीं की है, सेविंग का भी बात नहीं की है। यहाँ पर टोटल ग्रॉस सैलरी इतनी आ गई है। इसके अलावा मान लीजिए कि ये तो सैलरी की बात है, कुछ अलाउंस मिल गया, मान लीजिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल गया 27,000 रुपए, तो हम 27,000 रुपए से तो ग्रॉस सैलरी थोड़ी और बढ़ जाएगी। या कुछ और इनकम हो गई है, कहीं एरियर मिल गया मान लीजिए 3,000 रुपीज का, तो थोड़ा सी ग्रॉस सैलरी और बढ़ गई है, उसी हिसाब से टैक्स यहाँ पर बढ़ जाता है। जो यहाँ पर फिल किया गया है, यहीं पर देखेंगे तो न्यू स्कीम है, इस पे क्लिक करते ही वो सब कुछ यहाँ पर फिल हो गया है ऑटोमेटिकली। और अगर हम इस हिसाब से देखें तो ओल्ड स्कीम के हिसाब से हमारा 89,556 रुपीज इनकम टैक्स बनता है, जबकि न्यू स्कीम में 78,945 बनता है। मतलब न्यू स्कीम में कम बना है। मगर कब बना है ये कम, जब हमने अभी एग्जेम्पशंस की बात नहीं की है। यहाँ पर जो कॉलम्स हैं, यहाँ पर 80C के कॉलम्स हैं, मतलब जिसमें आप 1,50,000 तक का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। मान लीजिए कि PPF में 1,20,000 रुपए जमा कर दिए हैं, तब यहाँ पे टोटल, यहाँ पर जो भी आप LIC में पैसा जमा किया है, ट्यूशन फीस है या होम लोन लिया है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, या म्यूचुअल फंड है, या GPF या CPF में पैसे जमा किए हैं, या कोई और इस तरह की किसी स्कीम में पैसा जमा किया है जो टैक्स बचाती है, वो सब यहाँ पर डाल के 1,50,000 रुपए तक का एग्जेम्पशन लिया जा सकता है। सेविंग 10 लाख भी कर लेंगे तब भी यहाँ पे इनकम टैक्स के हिसाब से 1,50,000 रुपए की सेविंग। जैसे यहाँ सेविंग इतनी बढ़ गई तो यहाँ पे टैक्स कम हो गया। कुछ और एग्जेम्पशंस मिलते हैं, जैसे कि HRA का एग्जेम्पशन कब मिलेगा, जब हम मकान मालिक को किराया देंगे। अगर हम अपने खुद के मकान में रहते हैं तो ये फिर HRA का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मकान मालिक को मान लीजिए हमने 90,000 रुपए का किराया दे दिया, तो हमको HRA तो मिला था 59,136 रुपए, मगर एग्जेम्पशन सिर्फ मिलेगा 3,514। इसकी अपनी कैलकुलेशन है, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ पर मान लीजिए 1,20,000 रुपए मकान मालिक को पेमेंट कर दिया तो एग्जेम्पशन मिलेगा 33,000 का। 1,50,000 पेमेंट कर दिया तो मिलेगा 59,136 रुपए पूरा एग्जेम्पशन, तो टैक्स और कम हो जाएगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस का जो एग्जेम्पशन है वो सिर्फ हैंडीकैप्ड लोगों के लिए मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स दिया है तो मिलेगा। इसके अलावा कोई मेडिक्लेम कोई पॉलिसी खरीदी तो उसका एग्जेम्पशन ले सकते हैं। अगर
हाउस लोन लिया हुआ है तो 2 लाख रुपए तक का उसके हाउस लोन के इंटरेस्ट पर एग्जेम्पशन लिया जा सकता है। और अगर मान लीजिए इतना सब कुछ ले लिया तब तो उस हिसाब से ये जो टैक्स है वो जीरो हो गया है। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि यहाँ पर इतना सारा एग्जेम्पशन लेने के बाद यहाँ पर टैक्सेबल इनकम जो ग्रॉस इनकम 10 लाख थी वो 4,95,000 मैंने 5 लाख से कम हो गई है। 5 लाख से कम होते से ही टैक्स तो बना 12,270 रुपए, बट एक सेक्शन है 87A जिसके तहत अगर 5 लाख से कम इनकम है तो उतना जो भी टैक्स बनता है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है और टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा जीरो। पर अब हाउस लोन नहीं है मान लीजिए तो फिर उसी हिसाब से टैक्स लगेगा, या जो भी एग्जेम्पशंस नहीं है उसके हिसाब से। पर न्यू स्कीम में अगर हम देखें तो ये किसी तरह का कोई एग्जेम्पशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जेम्पशन है, वो है एनपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का, वो भी एम्प्लॉय जो खुद जमा करेगा उस पर भी इनकम टैक्स का छूट नहीं मिलने वाली है, इसमें सिर्फ एम्प्लॉयर के इनकम टैक्स में छूट मिलने वाली। बाकी टोटल जो भी पेमेंट जितनी भी ग्रॉस सैलरी बनी है, ग्रॉस इनकम इतनी आई है, उस पर ही टैक्स लगेगा, बस एम्प्लॉयर को छोड़ के। इसके बाद ये टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। और उसके हाँ इतना जरूर है कि जो यहाँ पर है कि 5% सिर्फ 5 लाख तक की इनकम को लगता है, उसके बाद सीधा 20% आ जाता है। पर न्यू स्कीम में क्या हो गया है, 5 लाख से 7.5 लाख तक सिर्फ 10% का टैक्स लगेगा, फिर 7.5 से 10 लाख तक 15% लगेगा, 10 लाख से ऊपर वाली इनकम में 20% टैक्स लगेगा। इस हिसाब से तो अगर हमने एग्जेम्पशंस नहीं लिए हैं तो न्यू स्कीम फायदेमंद है, और अगर एग्जेम्पशंस ले लिए हैं तो ओल्ड स्कीम फायदेमंद है। एक जगह फिगर डालेंगे, दोनों में कंपैरिजन बड़े आराम से हो जाएगा। दोनों बस सिंपल ओल्ड स्कीम वाले जो सीट है इसमें फिगर्स डालिए और न्यू स्कीम में अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप एनपीएस वाले नहीं है, यहाँ पर आप नो कर देते हैं तो स्वाभाविक है कि जीपीएफ होगा। तो यहाँ पर हमें जीपीएफ का अमाउंट मान लीजिए 8,000 रुपए महीने हम यहाँ पर लेते हैं, जमा करते हैं, तो यहाँ पे 8,000 लिख देना है। यहाँ जीपीएफ का यहाँ पर कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगा और इस तरह से ये जीपीएफ वालों के लिए हो जाएगा। इसका जो एक्सेल की जो फाइल है, इसका लिंक मैं इस वीडियो में दे रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आसानी से आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और प्लानिंग कर सकते हैं कि कितना टैक्स जमा करना है। अब जैसे मान लीजिए मैंने मार्च में 0 कटवाया, अप्रैल में 0, उसके बाद 5,000 रुपीज कटवाए हर महीने। ये हो गया मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये अक्टूबर और अभी नवंबर में इतना, तो टोटल 30,000 रुपीज यहाँ पर हमने कटवा दिया। अभी भी हमारे पास 34,045 रुपए जमा करने हैं, तो इसका मतलब अब हमारे पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं, अब हमें 34,000 रुपए जमा करने हैं, तो इस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अब मैं यहाँ कर देता हूँ 9,000 रुपीज और फिर यहाँ पर कर देता हूँ 9,000 और यहाँ कर देता हूँ 9,000 रुपीज। अब यहाँ बचे 7,045 रुपए जो कि मैं फरवरी में जमा कर दूंगा और यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा 0। तो इस तरह से इसमें बड़े आसानी से हम टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं और हम अपना प्लान कर सकते हैं।